Hello participants, welcome back. In the last classes, we were in the last chapter of this Trademark Act. As I told you, after this act is completed, we'll try to finish off the rules and try to do some questions so that we are able to understand what kind of questions are asked and how to answer them. बट बिफोर कमिंग टू जंपिंग द गन्स एंड कमिंग टू रूल, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक्ट को बारीकी से पढ़िए और याद कीजिए. मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझाने का काम कर रही हूँ. समझने के बाद आपको वो पढ़ना है. जो नॉन लॉ बैकग्राउंड के पार्टिसिपेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको समझने के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो वो पहले धीरे धीरे समझें और उसके बाद उसको याद करें. बिकॉज जैसे आप ये याद करेंगे, आप रूल्स के लिए आपको वो आसान होगा अप्लाई करना, क्योंकि रूल्स और ये कॉम्बिनेशन में आते हैं. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी अबाउट द सेक्शंस और कौन सा रूल लगेगा या कौन सा फॉर्म लगेगा. एक्सक्यूज मी. उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए भी पूछे गए हैं, मतलब आप लोगों ने क्वेरी की है मुझसे. मैंने जैसे बताया, हमारा जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत कम ही लॉन्ग आंसर्स थे और वो 250 वर्ड्स के थे. बट अगेन वो भी बहुत डिटेल नहीं थे. अगर आपको एक्ट पता है तो आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. अगर अब तक शुरू नहीं किया है तो मेरा सजेशन है कि अब शुरू कर दीजिए, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ टू डू दैट. तो हमने लास्ट क्लासेस में 131 तक कर लिया था. आज मैं नेक्स्ट कर रही हूँ टिल 140 एंड देन 20 मोर 19 मोर विल बी लेफ्ट, जो कि मैं 2 सेशन में खत्म कर दूंगी. तो एक्ट विल बी डन इन प्रिज्यूमली 2 more days और 3 more days, क्योंकि वीक शुरू हो जाएगा तो टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे. तो मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 दिन में इसको कंप्लीट कर दूं. सो लेट्स स्टार्ट विद 132, विच इज अबैंडनमेंट. कई बार रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो हमने अप्लाई किया है, जनरली वो जब एक्ट नहीं आया था उसके पहले की चीज़ों का, इसलिए अगेन ये अप्लाई अभी नहीं होता है. इस सब चीज़ों के लिए हमने बात कर ली है पहले ही इनिशियली बहुत सारे सेक्शंस में. पर अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे जो कि उस वक्त के लॉ में नहीं रहा हो या अभी रहा हो, तो ये चेंजेस के लिए वो टाइम देता है. आपको कहता है कि आप चेंज कीजिए और वो टाइम देता है. अगर आपने वो चेंजेस के साथ उसको नहीं किया है अप्लाई, री अप्लाई, तो उसको अबैंडन मान लिया जाएगा. दिस इज व्हाट 132 इज. 133, प्रिलिमिनरी एडवाइस बाय द रजिस्ट्रार एज टू डिस्टिंक्टिवनेस. ये जनरली नहीं होता है, पर अगर मान लीजिए आपने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, यानी कि अगेन फॉलोइंग द फॉर्म नंबर एंड द फीस, आप रजिस्ट्रार को पूछते हैं कि प्राइमा फेसी हमें ये एडवाइस कर दीजिए कि क्या ये डिस्टिंक्ट मार्क है, तो फिर अगर रजिस्ट्रार ने आपको हाँ में अफर्मेटिव में जवाब दे दिया कि हाँ ये एक डिस्टिंक्ट मार्क है, और अप्लाई करने के बाद आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट आता है वो ये कह के कि ये डिस्टिंक्ट मार्क नहीं है, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो उस एप्लीकेशन को. और साथ ही साथ अगर आपने कोई फीस पे की है 133(1) में, उसको भी आप वापस मांग सकते हैं. 134 इंपॉर्टेंट है. सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट एक्सेट्रा टू बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. इनका कहना यह है कि अगर इन्फ्रिंजमेंट रिलेटेड मैटर है या फिर वो रिलेटेड टू एनी अदर राइट है जो कि इस एक्ट में है, रिलेटेड टू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, या फिर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है और पासिंग ऑफ का राइट आप मांग रहे हैं कि किसी ने पास ऑफ किया है आपके ट्रेडमार्क को अपना कह के या आपके प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बनाकर, तो उस समय भी ये तीनों सिचुएशन में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे के जुरिस्डिक्शन को के में जाकर इसके लिए केस फाइल नहीं कर सकते हैं. और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो एज डिसाइडेड बाय सीपीसी, उसी को माना जाएगा. क्या मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो कहा गया है उसी को माना जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं. और यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एनी पर्सन, यहाँ पर्सन दोनों ही हो सकते हैं, या तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर या रजिस्टर्ड यूजर. मैंने आपको दोनों बहुत डिटेल में पहले के क्लासेस में बताया हुआ है कि व्हाट इज अ प्रोप्राइटर एंड व्हाट इज अ यूजर. प्लीज गो थ्रू इट, अगर आप भूल गए हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो. रिलीफ इन सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट और फॉर पासिंग ऑफ. इसमें दो तरह की रिलीफ मिल जाती है. पहली तो ये इंजंक्शन की मिल जाती है, लेकिन इंजंक्शन अगेन कोर्ट को ये डिसाइड करना है. अगर कोर्ट को लगता है तो इंजंक्शन देगा.
मतलब कि आप अब उनको बेचने से मना करेगा। दूसरा, या तो आपको डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, प्लेंटिव कर सकता है, या फिर वो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट में क्लेम कर सकता है। दोनों नहीं कर सकता है साथ में, या तो डैमेजेस करेगा या फिर वो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट में क्लेम करेगा। तो यहाँ पे आपको दो राइट हुए। तीसरा ये है कि वो ये कह सकता है कि जो इन्फ्रिंजिंग मार्क है उसका जो सामान पे लगा है वो सामान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था फुटबॉल का, उस तरह की चीज है। यहाँ पे इंजंक्शन का ऑर्डर एक्स पार्टी इंजंक्शन भी हो सकता है, यानी पार्टी इज नॉट प्रेजेंट, देन आल्सो दैट कैन बी डिसाइडेड। और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट कभी कभी सीज करना पड़ता है उनके पास से, या फिर कोई ऐसी चीज जो कि सूट में काम करेगी, उस चीज को रिकवर करने के लिए भी किया जा सकता है। तीसरी बात उसमें ये बोलते हैं कि डैमेजेस क्लेम करने के लिए अगर इनको या फिर कोई भी अदर पिक्यूनियरी रेमेडीज, पिक्यूनियरी मतलब मनी से रिलेटेड रेमेडीज जो है उनको पाने के लिए अगर प्लेंटिफ को ऐसा कुछ लगता है कि ये चीजें मतलब उनके पास से ले लेनी चाहिए, ये भी की जा सकती है। पर वो ये कहते हैं कि ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी आपको एज अ रिलीफ अगर जो डिफेंडेंट है वो ये बात बताए कि डिफेंडेंट इस बात को बताए और सेटिस्फाई कर दे इस कोर्ट को, ये कह के कि उसे ये बात पता ही नहीं थी, ही वॉज अनअवेयर, यानी यहाँ पे प्रूव कर दे कि उसका मेंस रिया नहीं था किसी के मार्क को अपना कह के यूज करने के लिए, या फिर उसको फ्रॉड करने के लिए, या मिसयूज करने के लिए, इन्फ्रिंज करने के लिए उसके पास ये मेंस रिया नहीं था। और जैसे ही उसे पता चला, देखिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है एंड, और जैसे ही उसे पता चला कि ऐसा है तो उसने जो नेसेसरी एक्शन थे वो लिया और ये यूज करना उसी समय से बंद कर दिया। ये है आपको इन्फ्रिंजमेंट के लिए, और सिमिलर चीजें हैं वो पासिंग ऑफ के लिए भी सिमिलर बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर हो सकता है जो क्लेम कर रहा हो प्लेंटिव वो सारी चीजें ना भी मिले। Section 136 talks about registered user to be pleaded in certain proceedings. अब इसमें ये कहता है कि आपको याद होगा रजिस्टर्ड यूजर प्रोप्राइटर की ये चीजें मैंने आपको डिस्कस की है कि वो कैसे है। तो मान लीजिए कि प्रोप्राइटर है और यूजर है, वो दूसरा पर्सन हो गया तो एप्लीकेंट से, तो उसको उसको भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स किया जा सकता है। और ये भी कहते हैं कि अगर कोई और लॉ है उसके ये से नहीं, लेकिन अगर वो नहीं अपियर करता है और अपियर नहीं करने पर तो उसको कोई भी कॉस्ट के लिए उसके लिए लायबल नहीं होगा। 137 evidence of entries in register etc and things done by the registrar. एक्चुअली ये इसमें यही बात कहते हैं कि मान लो तुमको रजिस्ट्रेशन मिल गया ट्रेडमार्क का, और तुमको ये बात प्रूफ करनी है कि तुम्हारा रजिस्टर्ड है, तो यू कैन ओनली शो द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रार के, अब तो ये ऑनलाइन मिलता है, आप उसके पास से सील ले सकते हैं, बट ये ऑनलाइन मिलता है, यू कैन ओनली टेक इट, और बहुत इजीली आप उसको अटैच करके दे सकते हैं। वो आपका फुल प्रूफ की तरह मान लिया जाएगा कि वो ओरिजिनल है। उसके अलावा जो है रजिस्ट्रार जो है he is authorized by this act or the rules to make or do shall be prima facie evidence of entry having been made. अगर उसने कुछ ऐसा अपने से किया है तो उसको भी हम लोग prima facie evidence की तरह मान लेंगे। Section 138 registrar and other offences not compellable to produce रजिस्टर, यानी यहाँ पे अगर रजिस्ट्रार को किसी पर्टिकुलर केस में, किसी पर्टिकुलर लीगल प्रोसीडिंग में वो पार्टी नहीं है, यानी ना डिफेंडेंट है ना प्लेंटिफ है, कोई भी पार्टी में उसको अटैच नहीं किया गया है, तो उसको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते हैं टू बी विटनेस और टू ब्रिंग इन सर्टेन रजिस्टर और समथिंग, वहां उसको नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 139 पावर टू रिक्वायर गुड्स टू शो इंडिकेशन ऑफ ओरिजिन। मैंने आपको पहले वाले सेक्शंस में कभी बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी नोटिफिकेशन में ये निकाल सकता है कि वो जो बाहर से आया है प्रोडक्ट उसमें वो ये लिखे जाएं
कि ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि नॉर्मली हमारे यहाँ नोटिफाइड है कि आपको ओरिजिन को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो चाइना वाला इशू हो रहा था उसी समय इस चीज़ को ऑफिशियल गजट में निकाल दिया गया था कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से आया है ये प्रोडक्ट। तो अगर इम्पोर्ट हुआ है इंडिया में तो कहाँ का है, ये चीज़ आपको उसमें मैन्युफैक्चरर और एड्रेस और ये सब चीज़ें जो है उसमें आपको देनी पड़ेंगी। किस तरह से देंगे, इसका इंडिकेशन कैसे होगा, ये चीज़ भी नोटिफिकेशन में बताया जा सकता है। ये तब अप्लाई नहीं करेगा ये जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद से या फिर किसी ने स्पेसिफिक तरीके से इसके लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने में यूं ही नहीं, अप्लाई किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द डीलर्स या मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स या यूजर्स जो कि गुड्स के रिलेटेड हों, तो उन सब चीज़ों इन्हीं दो तरह के सिचुएशन में नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है। बट यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन आउट द नोटिफिकेशन। उसके अलावा इसका फोर्थ पार्ट ये कहता है कि जो रूल्स हैं, बाई लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं हमारे लॉज इंडिया में, वो सारे इस पर भी अप्लाई होंगे, जो कि सेक्शन 23 में जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिया जा चुका है। तो यहाँ पे ये बता दिया जा चुका है कि जैसे बाकी लॉज अप्लाई होंगे वैसे ये भी लॉज हमारे ऊपर अप्लाई होंगे। अगर इंडिया के बाहर हुआ है और उस पर नोटिफिकेशन मान लो निकल गया है और उस पर, लेकिन कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने ये बताया है कि इसमें ज़रूरत नहीं है कि इस पर आप ये लगाइए, उनको वो सेटिस्फाइड है इस बात से, तो फिर वहाँ पे ये एप्लीकेशन नहीं होगा। 140 पावर टू रिक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स बियरिंग फॉल्स ट्रेडमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉल्स ट्रेडमार्क आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो ये जो फॉल्स ट्रेडमार्क है वही बात है यहाँ पे, अगर वो बाहर से कोई चीज़ आ रही है तो वहाँ पे अगर फॉल्स ट्रेडमार्क लगाने के कुछ ऐसा समझ में आया रजिस्ट्रार को, तो या फिर प्रोप्राइटर को या फिर लाइसेंसी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, तो वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को ये बात अप्लाई करेगा, नोटिस डालेगा, और जो वो कलेक्टर है वो चेक करेगा और ही और शी कैन आस्क या फिर कॉन्फिस्केट कर सकता है ऑन इम्पोर्टेशन कोई डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड गुड्स जो कि ये शो करे कि वो फॉल्स ट्रेडमार्क है, और जो जिसके ऊपर ये अप्लाई हुआ उसको विद इन 14 डेज या तो इम्पोर्टर को डायरेक्टली या फिर उसके एजेंट को जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अगर प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है तो उसका टाइम पीरियड है विद इन 14 डेज आपको वो डालना पड़ेगा, और नहीं तो फिर 500 रुपीज का उन पर फाइन लगता है, ऐसा एक्ट बोल रहा है, विच कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर ऑफ कस्टम्स को जो है रजिस्टर प्रोप्राइटर, रजिस्टर यूजर ऑफ ट्रेडमार्क जो कि यूज कर रहे हैं फॉल्स ट्रेडमार्क को, उनको ये एप्लीकेशन डालना है और ये इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है। सो वी स्टॉप ओवर हियर, वी आर डन विद सेक्शन 140 नाउ। Now 141 to 159 we have to do in our next class. No, I will take 2 classes for it, और 150 के ऊपर यानी 154 155 थोड़े लंबे लंबे हैं वो, तो इसके लिए वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। So stop over here. Thank you so much. Please start reading if you have not started yet. This is my request to you all. Thank you.